नमस्ते दोस्तों। मैं आपको एक घटना से शुरुआत करना चाहूँगा। ये घटना मेरे साथ मेरे जीवन में ही हो चुकी है। 2004 आई वाज़ अ जनरल सर्जरी रेज़िडेंट। उस समय मैं जनरल सर्जन बन रहा था बिकॉज़ दैट वाज़ द ओनली पाथ टू बिकम अ कार्डियक सर्जन। उस समय तक कार्डियक सर्जरी के लिए एक ही तरीका था। पहले आप जनरल सर्जरी करो 3 साल और उसके बाद 3 साल और ट्रेनिंग लो फॉर कार्डियक सर्जरी। सो 2004 की बात है। मेरे ही एक बहुत ही क्लोज़ रिलेटिव, मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा कौन है, उनका फ़ोन आया था कि मेरे पति को छाती में दर्द हो रहा है। एंड आई वाज लाइक, मेरा हमेशा से ड्रीम था कि हार्ट सर्जन बनना है एंड मेरा हमेशा फोकस हार्ट पे रहा था। तो मैंने कहा था, देखिए अगर छाती में ऐसा दर्द हो रहा है अचानक से, आप प्लीज़ घर के किसी भी बगल वाले एक नर्सिंग होम में चले जाइए, एक ईसीजी कराइए तुरंत से और मुझे बताइए। 15-20 मिनट हो गए, मुझे कोई फ़ोन नहीं आया। आई टेल यू, वो 15-20 मिनट में मुझे इतनी आशंका हो गई थी बिकॉज़ जिस तरीके से मेरे रिलेटिव ने मुझे कहा था, ये मुझे लग गया था कि कोई बड़ी बात हो रही है। एंड 15 मिनट बाद में जब मैंने फिर से फ़ोन लगाया तो तब तक ऑलरेडी ही हैड सकम्ड टू द हार्ट अटैक। उनको एक्चुअली मैसिव हार्ट अटैक आया था। एक छोटे नर्सिंग होम में पहुंचे थे, ईसीजी किया था। ईसीजी ने शो किया था कि बहुत ज़्यादा चेंजेस थे ईसीजी में, सारे लीड्स में एसटी एलिवेशंस थे, व्हाट वी कॉल एज अ मैसिव कार्डियक इन्फार्क्ट या मैसिव मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, एंड ही डाइड विद इन 15 मिनट्स। सो उस समय से लेके अब तक ये जो सडन डेथ यंग लोगों में आती है, इसको लेके मुझे हमेशा डर बना रहता है। और इसका कारण क्या है मैं आज आपको समझाना चाहूँगा। क्यों जो हार्ट अटैक किसी ओल्डर पर्सन में आए तो वो सर्वाइव कर जाते हैं, बट यंगर पर्सन में आए तो सर्वाइव नहीं कर पाते। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे हम, और इसमें हम कैसे अपने चांसेस इंप्रूव कर सकते हैं कि ऐसा घटना हमारे साथ ना हो, अगर हुई तो हम बेटर झेल पाए। ये सारा कंटेंट है आज की टॉक के लिए। शायद आप जानते हो, मैं डॉक्टर महेश वाधवानी हूँ। आई एम कार्डियोथोरैसिक एंड वस्कुलर सर्जन हेडिंग द कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट एट फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर। साथ ही साथ मेरा एक क्लिनिक है गोल्फ कोर्स रोड गुड़गांव फेज 1 में, जहाँ पर हम सेकंड ओपिनियन देते हैं फॉर एनी हार्ट एंड वेसल रिलेटेड प्रोसीजर्स। सो हार्ट का हो, बच्चों के दिल का हो, बड़ों के दिल का हो, ब्लड वेसल्स का हो, वेन्स का हो, आर्टरीज का हो, उसके लिए भी गिव ओपिनियन कि प्रोसीजर आपको कौन सा करवाना चाहिए, कैसा करवाना चाहिए, कहाँ से करवाना चाहिए। अगर हो सके तो उसमें कॉस्ट के लिए भी हम एडवाइस देते हैं कि भाई इस चीज़ की कॉस्ट लगभग इतनी होती है। जो बातें टेक्निकली आपको जाननी चाहिए बिफोर गेटिंग एनी प्रोसीजर डन, वी हेल्प यू विद दैट। सो ये एक्चुअली जो मैंने घटना बताई, दिस इज अ रियल लाइफ इवेंट इन माई ओन लाइफ, एंड आज तक वो दिन मुझे भूलता नहीं है। सो व्हाट हैपन्स इज कि भगवान ने हमें 3 नसें दी हैं। हार्ट के लिए जो 3 नसें होती हैं, एक होती है लेफ्ट साइड की मेन आर्टरी, एक होती है राइट साइड की मेन आर्टरी। सो एक्चुअली 2 मेन नसें होती हैं, जिसमें लेफ्ट साइड की ही आर्टरी गोज इनटू एंटीरियर साइड जो कि एलईडी है, और दूसरी जो लेफ्ट साइड की आर्टरी की दूसरी ब्रांच होती है जो पीछे से जाती है एलसीएक्स में। जो राइट साइड की आर्टरी होती है वो पीछे से आती है और नीचे की सरफेस को सप्लाई करती है। सो ये 3 अलग अलग जोन बन जाते हैं हार्ट में, इसीलिए 3 नसें हम बोल देते हैं, बट एक्चुअली शुरुआत 2 ही नसों से होती है। नाउ ये जो आर्टरीज हैं, इसमें सबसे बड़ी और सबसे जरूरी होती है एलएडी, विच इज 60 to 65% ऑफ द ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। जो एलसीएक्स है, रफली 20% ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। एंड जो राइट साइड की आर्टरी है, इट इज यूजुअली स्मॉलेस्ट ऑफ 3 एंड 15 से 20% हार्ट की ब्लड सप्लाई राइट हार्ट से आती है। जिसमें लेफ्ट डोमिनेंट सिस्टम है, उसमें इनफैक्ट राइट साइड केवल 5% ब्लड सप्लाई करता है। जिसमें राइट डोमिनेंट है, विच इज मेजॉरिटी, उसमें केवल 15 से 20% राइट सप्लाई करता है। एनीवे, लेफ्ट इज मच बिगर देन राइट, ये आपको पता होना चाहिए। सो यदि किसी व्यक्ति में एलएडी या फिर लेफ्ट मेन आर्टरी उसी में ही सडनली ब्लॉक आ जाए, तो दैट कॉजेज मैसिव हार्ट अटैक, एंड इस केस में सडन डेथ की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। यहां पर मैं एक थोड़ा टेंजेंशियल लूंगा आपसे ये कहने के लिए कि आई विल गिव यू एनालॉजी ऑफ अ बैनियन ट्री, बरगद का पेड़। जैसे बरगद का पेड़ होता है, शुरू शुरू में आप पौधा लगाएंगे तो वो पौधा बड़ा होगा, ग्रो करेगा, पहले 5 साल, 7 साल, 10 साल तक उसमें से कोई क्रॉप रूट्स नहीं आती। उसमें से कोई जो एक्स्ट्रा एडवेंटेशियल क्रॉप रूट्स होती हैं जो कि जमीन पे जाके बरगद के पेड़ को फैलने के लिए मदद करती हैं, वो क्रॉप रूट्स आने में समय लगता है। वो धीरे धीरे आती हैं, और एक बार क्रॉप रूट्स आना शुरू हुई तो सपोज किसी पेड़ ने 4, 5, 6 क्रॉप रूट्स दे चुकी हैं, उसके बाद अगर आप उसका मेन तना काट भी दोगे तो ये क्रॉप रूट्स ही उस पूरे सिस्टम को चला सकती है। दिस इज द एनालॉजी आई वांट टू गिव यू। नाउ ऐसा एग्जैक्टली सेम नहीं होता है हार्ट में, बट बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है कि जब हम बड़े हो रहे हैं और बीमारी डेवलप हो रही है, सो अगर पहले दिन पे ही बीमारी इतनी सीवियर हुई कि उसने नसें ब्लॉक कर दी, तो कोलैटरल फॉर्मेशन हमारा हुआ ही नहीं। कोलैटरल आर्टरीज मतलब क्या? ऐसी आर्टरीज या छोटी छोटी ब्रांचेस
जो कि हल्की हल्की बड़ी ब्रांचेस से निकलती हैं और एक और दूसरी आर्टरी के बीच में ब्रिजेस बनाती हैं, कनेक्शंस बनाती हैं। इसी को ही कई लोग दूसरी टर्मिनोलॉजी में नेचुरल बाईपासेस बोलते हैं। सो कोलैटरल फॉर्मेशन इज यूजुअली इन अ एडवांस्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज। यंगर पर्सन जिसको पहली बार इवेंट हुआ है उसको मौका ही नहीं मिला है, बिकॉज यंगर पर्सन के लिए अगर कोई व्यक्ति सिडेंट्री है, डायबिटिक है, टोबैको कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, या जो बाकी मेटाबॉलिक सिंड्रोम की इतनी सारी बातें मैंने कई बार कही है, एलपी लिटिल ए बढ़ा हुआ है, ये सब चीज़ों के साथ में अगर अचानक से क्लॉट बन के नसों में ब्लॉक आया तो कोलैटरल फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, इसलिए डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, और डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ इसलिए जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। यही धीरे धीरे अगर बीमारी आए, ब्लॉक आने में समय लगे और धीरे 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 करके जब ब्लॉक बनता जाता है, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया हुआ है कि अब अगर इस सर्किट में रेजिस्टेंस आने लगा है तो इस सर्किट से पहले की ब्रांचेस कोलैटरल फॉर्मेशन शुरू कर देती हैं। ये नेचर का अपना तरीका है कि अगर धीरे धीरे ब्लॉक आ रहा हो तो नेचर नोज हाउ टू हैंडल इट एंड स्लोली कोलैटरल फॉर्मेशन हो जाता है। सो मच सो दैट आई टेल यू, मैं अभी रिसेंटली एक पर्सन से मिला था जिसका कि लेफ्ट एलएडी, एलसीएक्स, आरसीए तीनों आर्टरीज बंद हो गई थी। सो मेरे कैरियर में ये दूसरा या तीसरा पर्सन है जिसमें तीनों आर्टरीज पूरे तरीके से बंद हो गई हैं और उसके बावजूद हार्ट का फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल था। सो इस व्यक्ति को 3 डिस्टिंक्ट डेफिनेट अटैक्स आए थे। ही वाज ऑफ कोर्स 75 ईयर ओल्ड। इन व्यक्ति को तीनों नसें एक एक करके बंद हुई हैं और कोलैटरल्स इतने अच्छे थे कि ही वाज एसिम्प्टोमेटिक, उनको कोई लक्षण नहीं थे। His heart function was normal. It is like a miracle of the nature कि भाई नेचुरल बाईपास से नेचर ने ही बचा दिया। नाउ ऐसे पेशेंट्स रियल समाज में बहुत कम होते हैं, बट फिर भी द कॉन्सेप्ट इज कि कोलैटरल बनने का अगर समय मिल पाया तो उस समय के चलते नेचर ने जब उसको ब्रांचेस बनाना शुरू किया तो नेचर कैन डू दिस जॉब सो ब्यूटिफुली। लाखों में से एक केस में ऐसा मिलेगा जिसमें कि कोलैटरल विल टेक केयर ऑफ होल सर्कुलेशन, बट 99.99% पेशेंट्स, हजारों में से एक, हजारों, अधिकतर हजारों लोग ऐसे रहेंगे जिसमें कि ये कोलैटरल सर्कुलेशन हार्ट को जिंदा रखने के लिए तो पर्याप्त है बट पूरी ब्लड सप्लाई नहीं दे पाता है। तो जब वो लोग रेस्टिंग कंडीशन में है तो हार्ट ठीक रहता है, जैसे ही चलना शुरू किया उसमें स्टेबल एंजाइना के फीचर्स आ जाते हैं। बट अब इसमें स्टेंटिंग नहीं हो सकती क्योंकि नसें लंबे समय से पुरानी ब्लॉक्ड हैं और ऐसे पेशेंट्स में बाईपास सर्जरी ही करनी पड़ती है। सो द पॉइंट इन द एंड होल ऑफ इट इज कि कोलैटरल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो। सो कोलैटरल बनाने का सिंपलेस्ट तरीका ये है, पुश योर लिमिट्स, पुश योर बाउंड्री, कीप वर्किंग एट इट। सो एज के साथ जो होना है वो तो होगा, आप अलग से क्या कर सकते हो? आप अलग से करने के लिए एक्सरसाइज रेगुलरली कर सकते हो, एंड एक्सरसाइज इज द मिरेकल मेडिसिन फॉर यू कि भाई अपने हार्ट को इतना पुश करें कि वो अपनी एज के अप्रोप्रिएट टारगेट हार्ट रेट तक पहुंचे। टारगेट हार्ट रेट का एग्जांपल हमने पहले भी दिया है, 220 माइनस आपकी एज, जैसे मैं 50 साल का हूं, 220 माइनस 50, 170। सो ये 100% ऑफ द टारगेट रेट आप रेयरली अचीव कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफन जो एक्सरसाइज करो आप सेफ जोन में, इट शुड बी बिटवीन 70 to 80% ऑफ द टारगेट रेंज। सो फॉर अ पर्सन लाइक मी, 50 ईयर ओल्ड पर्सन के लिए 130, 135, 140 की रेंज में हार्ट रेट मेंटेन रखते हुए जो एक्सरसाइज करो, इस एक्सरसाइज के करते रहने से कोलैटरल फॉर्मेशन फास्ट होता रहेगा। यही आपने समझना है, यही आपने करना है। बट जो एक्सप्लेनेशन है कि यंगर पेशेंट्स में वही अटैक जानलेवा ज्यादा बार होता है और ओल्डर पेशेंट्स में उस अटैक को सर्वाइवर्स बहुत ज्यादा होते हैं और उनको फ्यूचर में फिर स्टेंट या बाईपास से हम खून पहुंचा पाते हैं, काफी फ्रीक्वेंट होता है। तो यंग लोगों में ना हो ऐसी घटना, उसके लिए ऑफ कोर्स आई हैव केप्ट ऑन रिपीटेडली टेलिंग यू कि जो इंटरमीडिएट और मॉडरेट रिस्क इंडिविजुअल्स है उनके लिए सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी इज अ वेरी गुड टेस्ट, यू शुड ऑल डू। एंड जो लो रिस्क इंडिविजुअल है, पर्टिकुलरली 45 ईयर्स से नीचे के लोगों में लो रिस्क इंडिविजुअल्स जो हैं उनके लिए नैड टेस्टिंग जो हमने कही है, नॉन इन्वेजिव एथेरोस्क्लेरोटिक डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो कि सोनोग्राफी मशीन से ही होती है, एको मशीन से ही होती है। दीज आर द टेस्ट यू शुड डू एज अ प्रिवेंशन कि ऐसी कोई घटना आने की मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है। पर देखिए ये ध्यान रखिएगा कि जब क्लॉट बन के नस बंद हुई वो कोई भी टेस्ट डिटेक्ट नहीं कर सकती। इट इज मोर लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ऑल यू कैन डू इज कि भाई आज तक मेरी नसों में कुछ ब्लॉक आया है क्या एसिम्प्टोमेटिक तरीके से, उसके लिए नैड और सीटी एंजियोग्राफी, अ वेरी गुड टेस्ट। एवरीबडी हु इज बिलो 50 ईयर्स ऑफ एज एक बार लाइफ में इधर नैड और सीटी एंजियोग्राफी मेरे हिसाब से करनी चाहिए। सीटी एंजियोग्राफी में प्रॉब्लम यही होती है कि उसमें डाई के चलते हुए और रेडिएशन के चलते हुए थोड़ा साइड इफेक्ट्स का रिस्क ज्यादा होता है। नैड में ऐसा कोई रिस्क नहीं होता, एंड दैट इज द टेस्ट विच एवरीबडी कैन डू। आई होप यू लर्न सम न्यू concept in this talk.
सो कोलैटरल फॉर्मेशन इज द मूल मंत्र। मैं रोज एक्सरसाइज सिर्फ इसीलिए ही करता हूँ कि मैं अपनी हार्ट रेट को बढ़ाकर कोलैटरल फॉर्मेशन कर सकूँ। आप भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।